बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर सेकंड, राजनीतिक विचारक। हाँ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शुक्र के अनुसार कि किस तरह से जो है विभिन्न पद होंगे और विभिन्न पदों पर हर व्यक्ति का काम अलग अलग कैसे किया जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य कर्मचारियों के बारे में कि किस तरह से उनको अपना नौकरी को करना है या वेतन को करना प्राप्त करना है, या उनकी पदोन्नति कैसे होगी, उनको क्या लाभ दिया जाएगा और क्या उनको पालन करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। राज्य कर्मचारियों के लिए शुक्र नीति में एक आचार संहिता दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि अलग अलग पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए और सभी राज्य कर्मचारियों को आचरण से संबंधित सभी नियमों का पालन करना चाहिए। आचरण से संबंधित का मतलब है उनको अपने जो वर्क है वो तो कंप्लीट करने ही है, बट चरित्रवान और अपना बिहेव जो है वो नियमों में रह करके कंप्लीट करना है। राजकीय कर्मचारियों द्वारा सत्य, परोपकार, आज्ञा पालन के गुणों का धारण किया जाना ज़रूरी है। उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं वो बोले, और किसी भी ऐसी हिंसा की प्रवृत्ति में उनको शामिल होने से शुक्र मना करते हैं। राज्य कर्मचारियों से ये उम्मीद की जाती है या उम्मीद की गई है, शुक्र ने ये माना है कि वो अपने कथन और आचरण में समान रहे, मतलब कहना कुछ और करना कुछ और वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित बातों का समुचित ध्यान रखना चाहिए और उनकी जहाँ पर भी नियुक्ति हो, मतलब जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हो, नियुक्ति का मतलब पोस्टिंग, जहाँ पर भी नियुक्ति हो वो उस स्थान पर रह करके बड़े मन से काम करें और अहंकार का भाव उनके अंदर नहीं होना चाहिए। गुस्सा जिसे कहते हैं या अहंकार की जो भावना वो उनमें नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारियों से इस बात की भी अपेक्षा की गई है कि वो अपने सारे कार्यों का निपटारा वो यथाशीघ्र करेंगे और जनता को बार बार परेशान नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जनता बार बार उनके पास है, ऐसी स्थितियाँ खड़ी ना हो। शुक्र ने माना है कि जो कर्मचारी हैं उनको वेतन भी दिया जाना चाहिए और वेतन के उन्होंने 3 आधार बताए हैं: कार्यमान, कार्यकारण और कालमान। कार्य की मात्रा के अनुसार जो वेतन दिया जाएगा वो वेतन कहलाता है कार्यमान, और कार्य व काल के अनुसार दोनों को जॉइंट करके कि व्यक्ति ने किस समय पर कैसा काम किया है उनको ध्यान में रखते हुए यदि वेतन दिया जाता है तो वो कहलाता है कार्यकारण, कार्यकारण वेतनमान। और तीसरा है कालमान। कालमान का मतलब है समय के परिणाम के अनुसार, मतलब मान लीजिए आज मैंने कोई काम किया, उसका रिजल्ट फैक्टर अच्छा है या बुरा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको देख करके यदि मुझे वेतन दिया जाता है तो वो वेतन कहलाता है कालमान। वेतन की 4 श्रृंखलाएं हैं: श्रेष्ठ, मध्यम, सम और हीन। श्रेष्ठ में सभी व्यक्तियों का भरण पोषण हो सके, मध्य में भरण पोषण कर सके वो आश्रित लोगों का पर वो बचा ना पाए, और सम वेतन ऐसा वेतन जिसमें भोजन जैसी छोटी छोटी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, बचत तो बहुत दूर की बात है। और हीन का मतलब केवल भरण पोषण, मतलब पेट भरने वाला स्थिति हो। तो ये जो श्रेष्ठ, मध्य, सम और हीन, ये जो 4 कैटेगरी है वो वेतन की बतलाई गई है। शुक्र ने माना है कि कर्मचारियों को समय पर यदि पदोन्नति नहीं दी जाती है तो कर्मचारियों में काम करने की जो क्षमता है उसका हनन होता है। तो कार्मिकों को अपने अनुभव और उनके काम के आधार पर पदोन्नत किया जाए। पदोन्नत का मतलब है उनको जिस पद पर वो है उससे ऊंचे पद पर भी आप स्थापित कर सकते हैं या उनको लाभ दिया जा सकता है। कर्मचारियों को बोनस व ग्रेच्युटी दी जाने की शुक्र बात करते हैं। शुक्र बताते हैं कि प्रतिवर्ष कर्मचारियों को 1 पखवाड़े का वेतन जो है वो लाभ के रूप में दिया जाए और बोनस के अतिरिक्त वेतन का अष्टमांश 8वां हिस्सा प्रतिवर्ष दिया जाए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के तौर पे। सभी कर्मचारी यदि 40 साल का समय व्यतीत कर लेते हैं तो उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाए। जैसे आज सिस्टम है कि हम 60 वर्ष का होने के बाद में सरकार जो है वो रिटायरमेंट दे देती है किसी भी कर्मचारी को, तो उस समय ये था कि 40 इयर्स यदि वो सेवा कर लेता है तो उसको फिर सेवानिवृत्त कर दिया जाए और वेतन का आधा जो पैसा है, वेतन जो टोटल है उसका आधा पैसा उसको पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए। पेंशन की आधी राशि जो है कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए दी जाए और जब तक कि वो स्वयं कार्य करने के लिए योग्य ना हो जाए, और उसकी जो पत्नी है और अविवाहित कन्या को भी इस राशि का हिस्सेदार माना गया है। ध्यान से सुनिए, इस राशि पर पत्नी और अविवाहित कन्या को भी
हिस्सेदार माना गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटों की ही जिम्मेदारी बनेगी, जबकि पत्नी और उसकी जो बेटी है जो जो बिना शादी की है तो उसका भी भार उसे उठाना पड़ेगा। शुक्र ये मानते हैं कि कोई भी घर में उत्सव हो या राज्य में उत्सव हो, उस दिन राज्य कर्मचारियों को अवकाश दिया जाए। और जो अवकाश दिया जाए उसमें सबसे बड़ी बात यह कि श्राद्ध का यदि कोई दिन है तो कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए उनसे। उनको स्वस्थ होने पर, अस्वस्थ होने पर सवेतन या अर्धवेतन दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि अगर वो बीमार हैं तो उनको आप वेतन नहीं दे रहे हैं। यदि मान लीजिए अस्वस्थता बहुत लंबी है, 5 साल की उसने नौकरी की है, तो उसको 3/4 वो वेतन दिया जाना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कर्मचारी अस्वस्थ है तो भी उसे वेतन मिल रहा है। और 1 वर्ष के अवकाश पर हो तो शुक्र ने ये माना है कि उसके किसी प्रतिनिधि को भी राज्य की सेवा में नियुक्त किया जा सकता है उस समय के लिए। यदि कोई व्यक्ति, कोई कार्य कर्मचारी 1 साल के लिए यदि छुट्टी पे जाता है तो उसकी जगह उसका कोई प्रतिनिधि आकर के उसका कार्य कर सकता है। सो ये थे शुक्र के अनुसार कर्मचारियों के नियम। अब हम बात करते हैं न्याय, न्यायपालिका और दंड की। शुक्र ने माना है कि जो न्याय है वो बहुत ज़रूरी है, राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, राज्य में भी बहुत ज़रूरी है। दुष्टों का निग्रह करना और सज्जनों का आदर करना, उनको सम्मान देना, वो राज्य की जिम्मेदारी है। और राज्य के अंदर उसने शुक्र ने माना है कि न्यायालय जो है वो मुख्य 2 शाखाओं में विभक्त किए गए हैं। पहली शाखा वो शाखा है जिसमें स्थानीय संस्थाएं शामिल होती हैं, और दूसरी शाखा वो शाखा है जिन पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। ठीक है, स्थानीय शाखाएं और एक वो शाखा जिस पर राज्य का नियंत्रण सीधे होता है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए शुक्र ने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना है। उन्होंने माना है कि यदि ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप शूद्र की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, शुक्र के अनुसार ब्राह्मण यदि उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नहीं है तो आप नीचे वरीयता क्रम पे जाएं और शूद्र को पद पर बढ़ा दें। नहीं, न्यायाधीश के रूप में सिर्फ ब्राह्मण को उन्होंने सबसे एलिजिबल माना है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो वेदों का ज्ञाता होता है और निष्पक्ष होता है, तत्पर प्रकृति का होता है और उद्योग में उसकी रुचि होती है। शुक्र ने माना है कि जो न्यायपालिका है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। राजा और न्यायाधीशों के लिए शुक्र जो है वो न्यायाधीश आचार संहिता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी डिसीजन करने से पहले वादी और प्रतिवादी की बातों को सुन लिया जाना चाहिए, किसी की बात को अनसुना ना किया जाए, जाति, श्रेणी, कुल की परंपराओं को मानते हुए निर्णय किया जाए, न्यायिक धर्म का पालन किया जाए और न्यायाधीश को वादी के प्रति सम्मानपूर्ण आचरण करना चाहिए। वादी को भयमुक्त और आश्वस्त बनाए रखना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप दोनों पक्षों की बात को सुन नहीं लेते हैं तब तक आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँचे। शुक्र ने माना है कि जो अपराध और दंड है वो जो है, दंड जो है वो निष्पक्ष होकर के दिया जाए। अपराध करने पर यदि कोई गुरुजन है तो उसको भी दंडित किया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप टीचर हैं तो आप कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। दंड की मात्रा और उसकी प्रकृति ये देख करके तय की जाए कि अपराध किस प्रकृति का है। शुक्र ने अपराधों का वर्णन बताया है। उन्होंने बताया कि कायिक अपराध होते हैं, वाचिक अपराध होते हैं, मानसिक अपराध होते हैं, सासंगिक अपराध होते हैं और कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कोई मंतव्य नहीं होता पर अपराध हो जाता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो करवाए जाते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति भाग नहीं लेता परंतु किसी दूसरे से वो काम करवाता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हम बार बार करते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो एक बार ही होते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो लगातार होते हैं। तो जैसी भी अपराध की प्रवृत्ति है, जैसा भी आपने अपराध किया है, उसी अपराध की एवज में आपको दंड दिया जाएगा, ये शुक्र स्थापित करते हैं। उन्होंने माना है कि दंड के रूप में आप किसी को देश निष्कासन दे सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं और किसी भी तरह का नियम का उल्लंघन करने पर शारीरिक या मानसिक शारीरिक कष्ट भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी ने राजकीय हितों की अवहेलना की है तो उसको भी दंड दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यद्यपि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व राजनीतिक, प्रशासनिक सभी स्तर पर अपराधों को महत्व प्रदान करते हुए उनके प्रतिकार की अपेक्षा की गई है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी जो शुक्र है वो प्राण दंड का प्रावधान नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा कि केवल यदि राजद्रोह यदि है,
राजद्रोह का मतलब यदि किसने अपने राज्य की किसी नियम को तोड़ा है, राजद्रोह किया है, राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है, ऐसी स्थिति में ही मृत्युदंड दिया जाए। जबकि सामान्य अपराध